हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ मैथ्स। दिस इज सुरभि सिंह और आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे अपने नंबर सिस्टम के आगे के टॉपिक्स को। आज हम जानेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, आज क्या सीखेंगे? कुल गुणनखंडों की वेट अ सेकेंड। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ठीक। गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल एंड फैक्टर्स में अंतर क्या होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, गुणज का मतलब कहीं ना कहीं आपको नाम से वो गुणा से रिलेटेड लग रहा होगा। ठीक है, गुणज मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, इसे मैं इंग्लिश में भी लिख दे रही हूं, मल्टीपल। अगर हम बात करें कि अगर आपको मैं संख्या दूं 12, तो आपसे मैं पूछूं कि 12 के गुणज बताइए, तो आप क्या कहेंगे? 12, 24, 36, 48, 60, ऐसे करते हुए कई सारे ऐसी संख्याएं मिले जो कि 12 के गुणज होंगी। ठीक है, 12 के गुणज का मतलब एक तरीके से कि 12 में हम कितनी संख्या का भी गुणा करते जाएंगे, जो संख्या आएगी वो सब 12 की गुणज होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि इन सब में 12 है, 12 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो गुणज का क्या मतलब है कि जिस भी संख्या का हम गुणज निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, जिस भी संख्या का हम लोग गुणज निकालते हैं, उस संख्या से हम कितने भी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएं और जो रिजल्ट आएगा वो उस संख्या का गुणज होगा। अब कोई 12 में लाखों का गुणन कर दे तो वो भी तो 12 के गुणज में ही आएगा। कहने का मतलब है कि 12 कहीं ना कहीं उसमें फैक्टर उसमें कॉमन हो जाएगा उस संख्या में। ठीक है, तो गुणज ये है कि हम 12 से मल्टीप्लाई करते जाएं और जो संख्या है वो क्या होंगी? 12 की गुणज होंगी। लेकिन गुणनखंड में हम देखते हैं फैक्टर्स में कि ये 12 किन चीजों का कौन सी संख्याओं से डिविजिबल है, मतलब हम कौन सी संख्या से भाग दें, किन संख्या से ये 12 पूरी तरीके से विभाजित है। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड खुद 12। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 12। ठीक है, मतलब कि किन किन संख्याओं से हमें ये निकालना है कि 12 ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं हमारे नंबर में जो 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, वही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अगर और डीप में हम इस बात को समझें, आई होप यहां क्लियर हुआ होगा। मैं इसे इरेज कर रही हूं। हम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, हम 12 यहां ऐसे फैक्टर निकालते हैं। हम क्या करते हैं? डिवाइड करते ही तो है। 2 छंग 12 लिखने का क्या मतलब है कि 2 को हमने 12 से डिवाइड किया और ये 2 12 को पूरी तरीके से विभाजित किया और जो भागफल आया उसे हमने यहां लिख दिया। फिर हमने क्या किया? 2 3 6 कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आपके 12 के गुणनखंड हो गए। ठीक, अब बहुत लोग क्या, अगर उनसे जब पूछा जाता है कि गुणनखंड की संख्या बताइए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक क्या होती है कि गुणनखंड की संख्या बताइए का क्या मतलब हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे फैक्टर करते हैं 12 का और यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 3 और 1 को भी काउंट कर लिए, और कुछ लोग तो 1 को भी नहीं काउंट करते, 1, 2, 3 और कहेंगे कि गुणनखंड की संख्या 12 है। ठीक है, लेकिन गुणनखंड ये नहीं बता, गुणनखंड की संख्या ये नहीं बताता। भाई अगर मैं कहूं कि मैं 12 को इससे 2 से ना भाग दे के 4 से भाग दूंगी, ठीक है, तो 4 भी तो इसका गुणनखंड है।
कहने का मतलब है कि हम इसे कितने पेयर में बना सकते हैं फिर वो मैटर करता है। जैसे मैं सिर्फ 2 लिख सकती हूँ, 2 दूनी 4 भी लिख सकती हूँ। तो 12 के गुणनखंड में कंफ्यूजन क्या होती है, आप कई बार क्या आपसे अगर पूछा जाए तो आप लिख देते हो डायरेक्ट कि गुणनखंड की संख्या बताइए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसका गुणनखंड निकालोगे और जो आपको मिलेगा आप गुणनखंड करोगे और वही उसकी संख्या लिख दोगे और आपका आंसर हो जाता है गलत। फिर आप काउंट करते हो और आप सोचते हो कि नहीं हमारा तो 1 नंबर का क्वेश्चन 100% सही है। और जब क्वेश्चन आता है ना तो सबसे मजे की बात यह है कि आपके ऑप्शन में ऐसा जरूर नंबर होगा जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे 12 का अगर पूछा जाएगा तो जरूर आपको 3 तो दिया ही दिया गया होगा, ठीक है, या 4 भी दे देगा और आप क्या करोगे, इसको ऐसे कर दोगे। अब नहीं पता मुझे यहाँ 3 4 सही है कि नहीं सही, ठीक है, मतलब मुझे पता है, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं उस चीज के बारे में, ठीक है, नहीं तो सोचो कि आपको ही नहीं पता, ऐसा नहीं है, ठीक। तो 12 का गुणनखंड की संख्या निकाले, आप इसे ब्रेक करते हो, आप इसे डिवाइड करते हो, ठीक है। अगर इसकी कुल संख्या निकालें तो अगर मैं देखूं तो मैंने क्या कहा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड मतलब कि हम उन संख्याओं को ज्ञात कर रहे हैं जो संख्या आप जिनका गुणनखंड निकालना है उसे पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। 12 का गुणनखंड निकालने का मतलब ये है कि हम उन संख्याओं का पता लगा रहे हैं जो हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं जो इस 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। और एक बात और, संख्या पता लगाने में अगर आप कोई भी एक नंबर चुके तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मतलब कि पूरी संख्याओं में से जितनी भी संख्या है, हर की पूरी संख्या में से आपको उन सारे नंबर को निकाल के लेके आना है जो 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, ठीक है। अब देखो यहां 2 2 3 दिख रहा है, जबकि 12 को 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 12 भी करेगा, 12 और 1 तो करेगा ही करेगा, ठीक है। जिस संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं 12 और 1 तो सबका गुणनखंड है, क्योंकि ये संख्या स्वयं को विभाजित करती है और 1 हर संख्या को विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो यहां से 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 भी होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 भी होगा, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 हमें कितने निकल के आई, 6, जबकि अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे सिर्फ 3 ही मिल रही थी। तो आई बात समझ में। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग इन चीजों को बताते हैं कि गुणनखंड की संख्या कैसे निकालनी है, लेकिन ये चीज नहीं बताया जाता कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, ठीक है। ये आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे आपको देखना पड़ेगा कि हम कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं। मतलब आप इसका निकाल 2 दूनी 4 भी लिख सकते हो, 2 दूनी 4 3 12 सीधे लिख सकते हो, 3 दूनी 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 तो है ही है, 12 आपको पता ही है, ठीक है। तो ये अंतर है, ठीक है। तो गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए कभी भी ऐसे फैक्टर करके और सीधे देख के छोड़ मत देना कि गुणनखंड की संख्या यही है, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा क्या जाएगा, कोई नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। अब ये तो 12 बहुत छोटी सी संख्या है, हम देख के बता ले रहे हैं कि ठीक है भाई इतने गुणनखंड होंगे, 12 को ऐसे ऐसे 5-6 नंबर है जो विभाजित करेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल तब उठता है, प्रॉब्लम तब आती है जब संख्या आपको बहुत बड़ी दी जाए, ठीक है। संख्या क्या है, आपको बहुत बड़ी दी जाए, तब तो ये निकालना बहुत मुश्किल का काम होता है, ठीक। तो उसके लिए हम कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, कुछ ट्रिक्स को यूज करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे कि हमें कैसे निकालनी है कुल गुणनखंडों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी ट्रिक को समझने से पहले हमेशा उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को जरूर समझना है कि भाई अगर ट्रिक्स में 1 ऐड हो रहा है तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट में आ रहा है जो हम 1 ऐड कर रहे हैं।
अगर आप इस तरह समझेंगे तो आपके दिमाग से कभी भी ये बात नहीं निकलेगी। अदरवाइज जैसे ही आपकी पूरी मैथ्स खत्म हुई, मिसलेनियस हुआ, पूरी मैथ्स नहीं, सिर्फ आपका नंबर सिस्टम खत्म हुआ और आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए पहले समझेंगे पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे कि उसे डायरेक्टली विद इन सेकेंड कैसे करेंगे, क्योंकि मोटिव क्या है, विद इन सेकेंड ही समझना। ठीक है, विद इन सेकेंड आंसर, अपना आंसर देना। ठीक, अब हम लोग, थोड़ा कोल्ड हुआ है मुझे तो थोड़ा बोलने में इश्यू है, तो अब हम लोग देखेंगे, मान लो अभी भी मैं बहुत बड़ी संख्या नहीं ले रही हूं, मैं बोलूं 200। अब 200 का आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन भी लिख दे रही हूं, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब 200 उठाओ, अब देखते जाओ यहाँ पे कि भाई 200 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरी तरीके से विभाजित करेंगी। मतलब कि अगर 1 घंटे का पेपर है तो 15 मिनट यही सोचते रह जाओ कि कुल गुणनखंडों की संख्या कौन कौन इसे विभाजित करने वाला है। फिर पता लगे कर भी लिया, आंसर भी टिक कर लिया, फिर सोच रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ भूल रहा हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा फंडा है, करेंगे हम लोग। क्वेश्चन यहां मैं इरेज कर दूं, हम देखेंगे 200। ठीक है, आप इसका नॉर्मल फैक्टर कर लीजिए। ठीक, ये सबको करना आता होगा। ठीक, सबसे पहले मैं अगर स्टेप 1 की बात करूं तो अपने गुणनखंड को प्राइम नंबर्स की पावर में बनाना है, मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की घात में बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आ रहा है। अब जब हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़े थे तो हमने देखा था कि 2 सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या है। तो कोई लोग ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम तो कह रही है कि अभाज्य संख्या की पावर में लिखो, अभाज्य संख्या की घात में लिखो या प्राइम नंबर की पावर में लिखो, दोनों लैंग्वेज में समझो, मोटिव है समझना। ठीक है, तो अब 2 क्या है, एक सम और अभाज्य संख्या है। ठीक, और यहाँ 5 आप देख ही पा रहे हो कि अभाज्य संख्या है। तो आप इसे फाइनली लिख सकते हो 2 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि इसे आप पूरी तरीके से ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब देखो, अब मैं इसे इरेज कर दूं। जब कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो आप डायरेक्ट फिर ये फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं होती है, नॉर्मली देखोगे और समझ जाओगे कि 200 का निकालना है तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब ये 2 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर कैसे आया, समझ में आया। अब हम देखेंगे, अब 2 की पावर 3 है। ठीक है, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि किसी भी संख्या का 0 पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 1 तो सभी संख्या को विभाजित करता है। तो हम लोग लिखेंगे इसको, एक साइड में हम लिखेंगे 2 की पावर 3 को। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से। ठीक है, 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात उठनी चाहिए कि मैम आपने 0 पावर क्यों ली है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालोगे एक तो उसका गुणनखंड होगा ही होगा, इसलिए 2 की पावर 0 हमने लिखा है और किसी भी संख्या का 0 पावर मतलब उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब 5 को भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। अब इसकी पावर 3 तक थी तो इसलिए हमने 3 तक लिखा, इसकी पावर 2 तक है तो 2 तक लिखेंगे। याद रखना, पहले अभाज्य, 2 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, जो भी संख्या दी गई होगी उसे अभाज्य
प्राइम नंबर की पावर में लिखना, ठीक है, अभाज्य संख्या के घात में बना के लिखना। हमने 2 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 यहां क्या होगा, अभाज्य संख्या की घात में लिखना, ठीक है, घात में लिखना, ठीक। दूसरा स्टेप 2 है। याद रखना स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम स्टेप 2 में 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम कैसे याद रखोगे, हम डाउन टू अर्थ पर्सन है, हम 0 को भी इग्नोर नहीं करेंगे, हम 0 से शुरू करेंगे। 0 से शुरू करने का क्या मोटिव है, क्योंकि आपको पता है कि 1 भी हर संख्या का गुणनखंड होता है, इसलिए 1 को भी काउंट करने के लिए अगर हम यहाँ 2 की पावर 0 ना लिखें तो समझ रहे हो क्या हो जाएगा, मतलब हम 1 को इग्नोर कर रहे हैं, और 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, इसलिए 1 को 100% काउंट करना है। अगर हमने 1 को छोड़ा तो कुल गुणनखंडों की संख्या हम सही नहीं निकाल पाएंगे, एक कम ही निकलेगी, इसलिए हम यहाँ 0 से शुरू करेंगे। याद रखना, जब भी भूलना, मेरी इस लाइन को याद रखना कि हम डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, हम 0 से शुरू करते हैं, है ना। वो आजकल है ना टैग लाइन बहुत लोगों की होती है, 0 टू हीरो या 0 से शिखर तक, तो बस वही बात है, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और वहीं तक जाएंगे जहां तक है, ठीक है, जितनी पावर है वहां तक जाएंगे। अब 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 5 के साथ भी वही 0 से स्टार्ट करेंगे और उतना ही लिखेंगे जितनी पावर है। अब देखो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले देखो, अगर अब इनका हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या निकल आएगा कि भाई कौन कौन से गुणनखंड है, ठीक है, मतलब कौन कौन से गुणनखंड, अभी तो हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे बाद में। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से गुणनखंड है, तब भाई इनका जितना भी गुणा करके निकाल लोगे आपस में वो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो देखो यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब कि 2 का 4 पेयर बन रहा है, और इधर 1 2 3 यहाँ पे 3 पेयर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, कुल गुणनखंडों की संख्या 12 पूछा क्या गया था। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो कि 4 गुणे 3 हुआ है, अब ये तो इतना लिख के देखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दो कि 4 गुणे 3 हुआ है, मतलब कि यहाँ 3 पावर थी तो यहाँ 4 हो गया है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 हो गया है, और वही गुणा हो रहा है। कहने का मतलब है कि 1 2 3 ये 3 है और 1 2 ये 2 है, लेकिन हम 0 को भी काउंट करते हैं, 0 की पावर को भी काउंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम क्विक करना चाहे, विद इन सेकेंड करना चाहे, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हम अभाज्य संख्या की घात बनाएंगे, उसके बाद हम क्या होगा, जो भी इसके घात हैं इसमें 1 जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 गुणे 2 1 3 12, ठीक है। ये 12 कैसे ऐसे बनता है, ठीक है, पेयर बनाओ, 0 से स्टार्ट करो 3 तक, 0 से स्टार्ट करो 2 तक, 4 3 12, इधर 4 बने हैं तो 4 1 2 3 4, 4 इधर 1 2 3, 4 3 12। लेकिन देखो ये 1 2 3 तो है ही है यहाँ पे ना, सिर्फ ये 0 वाला पावर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम उनके घात में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, और सब और आपस में गुणा करें तो वही संख्या आ जाएगी। तो डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करोगे, आपको लिखा हुआ मिला, जैसे आपने लिखा, ठीक। अब आपने देखा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने 3 + 1, क्योंकि इसके पावर को हम नोटिस करेंगे, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, इंटू 2 + 1 4 × 3 12, ठीक है।
क्लियर हुआ? तो 200 के कुल गुणनखंडों की संख्या 12 है। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। मान लो हम 120 लेते हैं, ठीक, 120 लेते हैं, फैक्टर का डालो, ठीक, 2 छक 12, 30, 15, 3 पचे 15, 5 1 5। इसे क्या लिख सकते हैं? अब देखो, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो। आप कहो कि मैम हम लिखेंगे 4 गुणे 2 और हम इसे लिखेंगे 3 और इंटू 5, है ना, ऐसे भी लिखेंगे। लेकिन ध्यान देना, अभाज्य जब गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो अपने नंबर को किसके टर्म में तोड़ना है? अभाज्य संख्याओं की घात में तोड़ना है। तो 4 इसमें अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 2 अभाज्य संख्या है, तो हम इसे 4 ना लिख के ऐसे ही लिखेंगे और 2 पावर 3 लिखेंगे, 2 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, तो 4 क्यों नहीं लिखा, समझ रहे हो? क्योंकि अभाज्य संख्या की घातों में तोड़ना है। ठीक है, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ 2 के ही क्यूब में लेंगे, क्योंकि भाई 2 अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है और सबसे छोटी संख्या है। बार बार मैं यहाँ बोल रही हूँ, याद हो जाना चाहिए अब। ठीक, अब मैं इरेज कर दूं तो 120 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, यही तो लिखा था हम लोगों ने। ठीक है, 5 3 15, 15 8 120। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में है, अब कोई पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है। अब कैसे सीखा? जो भी घात है उसमें 1 जोड़ दो, 3 + 1, बीच में किसका साइन रहेगा? गुणे का, क्योंकि यहाँ पे बीच में किसका साइन है? गुणे का, तो बीच वाला साइन नहीं बदलेगा। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 × 1 होता है और यहाँ प्लस कर देते हैं यहाँ, या बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन ऐसे लिखते हुए चले गए, ठीक, वहीं पे गलत हो जाता है। तो इसलिए ऐसे याद रखो कि यहाँ पे बीच में गुणा है तो गुणा ही रहेगा, 3 + 1 1 + 1 और इंटू 1 + 1। देखो 3 1 4, 1 1 2, 1 1 2, तो कुल गुणनखंडों की संख्या 16। 8 4 दूनी 8 दूनी 16। अब आप कहें कि मैम हम नहीं मानते, हमें भरोसा नहीं है। ठीक है, आप हमें वैसे पावर लेके दिखाइए। ठीक, तो पावर ले लो, देखें, ठीक, 2 की पावर 3 है, हम डाउन टू अर्थ चलेंगे, मतलब 0 को भी कंसीडर करेंगे और हम इधर 3 और 5 का लिख लेंगे। ठीक है, 3 1 तक ही है, 5 भी 1 तक है, डाउन टू अर्थ ही चलेंगे। अब देखो इधर कितने पेयर है? 1 2 3 4, 4, और इधर कितने पेयर है? 1 2 3 4, 4। आपस में गुणा करेंगे, 4 4 16। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है? ये हुआ कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक, मैं समराइज करूंगी क्या करना है। किसी भी संख्या का कि कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालने के लिए आए तो सबसे पहले काम क्या करना है? उस संख्या को अभाज्य संख्या की घातों में तोड़ना है। अभाज्य संख्या मतलब 4 6 ऐसे ना हो। ठीक है, अभाज्य संख्या अब क्या है, पीछे की वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, आप वहां जाके मेरे चैनल पे उसे देख सकते हैं, तो आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की घातों में तोड़ लेना है। जैसे ही अभाज्य संख्या की घात में आएगा, आप उसे अगर पूरा कॉन्सेप्ट की तरीके से समझें तो उसके 0 पावर के एक साइड में संख्या का जितना पावर बनता है और दूसरे साइड में संख्या के जितने पेयर बनते हैं उनका आपस में गुणा कर देंगे, जैसे कि ये मैंने किया है। और फाइनली जो एग्जाम में यूज करना है, सीखना क्या है, ये आपको तो बताया गया है कॉन्सेप्ट की होता कैसे है ये। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है, सिंपल सा है। अभाज्य संख्या की घातों में जो तोड़ोगे और सबकी पावर में 1 ऐड करोगे, सबकी पावर में 1 ऐड करोगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होगा, याद रखना। ठीक है, सबकी पावर में 1 जोड़ो, 4 × 2 × 2, 4 दूनी 8 दूनी 16।
ठीक है, जो आंसर आएगा वही आपके कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि भाई अब क्या होता है, मोस्टली लोग कैसे पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और छूटता है, कुल गुणनखंडों की संख्या के साथ साथ ही हमेशा पढ़ लेना चाहिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? अब हमने कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो नंबर्स लिए थे, हम उन्हें ही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, मान लो हमने सबसे पहले लिया था 200, ठीक है, 200 लिया था और हमने इसे निकाला था 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, है ना, 55 25 और 25 गुणे 8 200, ठीक है, ये लिया था। ठीक है, अब हमने इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या मैं लिख दे रही हूं आपको, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक, क्या करते हैं आप, पावर में एक जोड़ेंगे, बीच में गुणा वाला है साइन तो गुणा ही करेंगे, और 3 1 4 गुणे 2 1 3 4 3 12। अब इसी में मैं पूछूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब आप कहेंगे कि मैम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो सिर्फ क्या है, जो ये भी अभाज्य की पावर में है तो यही होगा। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 12 नहीं होगी, इनके कुल गुणनखंडों की संख्या 12 है। वो अभाज्य है, सम है, विषम है, कुछ भी है। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अभाज्य गुणनखंड, क्या 4 इसे विभाजित नहीं करेगा? तो 4 तो इसमें भी काउंट हो रहा है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ये कैसे हो गई? ये तो कुल गुणनखंडों की संख्या हुई। ठीक है, बिल्कुल तबीयत साथ नहीं दे रही है, तो देखेंगे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप देखो अभाज्य गुणनखंड की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या अलग क्यों है? अलग इसलिए है कि खुद ही देख लो, 4 भी तो इसे विभाजित करेगा, ठीक है, और 4 क्या अभाज्य है? ये तो सम संख्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कुल गुणनखंडों की जो संख्या होगी उसके बराबर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं होगी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ हम अभाज्य की घात में भाई इसे तोड़ते हैं। इसे हम लिखना चाहें तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2 भी, ठीक है, 4 भी है इसमें शामिल। ठीक, तो हम निकालने के लिए अभाज्य की घात में तोड़ते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, ये कुल गुणनखंडों की संख्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या करेंगे आप, जितनी पावर है 3 और +2, 5 की पावर कितना है 2 और 2 की पावर कितना है 3, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो अभाज्य की घात जितनी है, ठीक है, सिर्फ उनको आपस में ऐड कर दोगे, घातों को आपस में ऐड करोगे, पावर को आपस में ऐड कर दोगे, तो जो संख्या आएगी वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी। लेकिन उनकी घात में अगर एक ऐड करके उन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या आएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? इसी तरीके से 120 वाला देख लेते हैं। 120 वाला देखें तो 4 12 है ना, 8 और यहाँ पे 5, ठीक है,
यही 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 15 15 8 120, ठीक है 15 8 120, यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। 2 क्यूब यही निकाला था हम लोगों ने, 5 15 और 15 8 120, ठीक। अब हमने यहाँ निकाल लिया था कि कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक। सीधे सीधे क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे और आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक। 3 1 4, 1 1 2 और 1 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। ये हमने पहले कर लिया है, तो सबको पता होगा कि ये कैसे हुआ है। अब अभाज्य गुणनखंड देखो क्या करेंगे, जितना पावर है उन्हें आपस में ऐड कर दो। 2 का पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो 3 1 4 1 5, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि अब कुल गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालना है, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। आगे सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और आज यूपी टेट का पेपर था और सेकंड शिफ्ट में जो अपर का पेपर आया हुआ था उसमें मुझे देख के भी अच्छा लगा और एक बच्चे ने बताया भी मुझे कि मैम आपने जो अभी नंबर सिस्टम शुरू ही किया है और उसमें जो आपने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बताए थे उसमें से बहुत, मतलब कि उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था और सीधे सीधे वही क्वेश्चन आया था जो हम लोगों ने देखा था कि a और a+2 a+4 जो है वो इसमें a का मान क्या होगा, ठीक है, ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लगातार जो अभाज्य संख्याएं हैं उनमें तो a का मान सिर्फ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 5 7 ही ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार अभाज्य और विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस कराए जाएं, उन्हीं क्वेश्चंस पे ऐसे प्रैक्टिस हो जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को पढ़ने का मतलब है नहीं जो आपके कंपटीशन में आते नहीं या जिनसे क्वेश्चंस बनते नहीं। हम फैक्ट टू फैक्ट चलेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ट्रिक्स भी समझना है, लेकिन उन ट्रिक्स को क्यों अप्लाई किया जा रहा है। जैसे हम कोई सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, लेकिन देखो कि कैलकुलेशन में जाके फाइनली मैं भी जब पढ़ती हूँ तो मैं भी इस चीज़ को सोचती हूँ कि जो ट्रिक्स बने हैं वो देखो तो जो हम लेंथी कैलकुलेशन करते हैं उसी जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, फाइनली जो एक हमारा एक तैयार होता है सिस्टम उसे सॉल्व करने के लिए, वही डायरेक्ट आपको दे दिया गया होता है, फैक्ट दे दिया गया होता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।